Dear students, Assalamu alaikum. Hope you're well. So, in continuation of our previous lectures on introduction of research and literature review, today I will be talking about uh, the third section or the third part of methodology, which is very important as far as your proposals are, your synopsis or your research is concerned, whether it's your thesis, your project, or your research article or paper. So, let's begin. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रिसर्च मेथडोलॉजी होता क्या है या ये मेथडोलॉजी क्या होती है। रिसर्च मेथडोलॉजी रेफर्स टू द सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, प्रोसेसेस एंड टूल्स used to collect, analyze and interpret data in a structural manner. It provides the how of your research, the approach and the strategy for investigating a specific research question or problem. In the previous lectures, I have talked about your research problem, research questions, research objectives. अब आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कैसे अचीव करने हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कैसे आंसर करोगे रिसर्च में, या आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या है, और उस प्रॉब्लम, उस इशू को, उस प्रॉब्लम को कैसे आप एड्रेस करोगे। इसी से मुतालिक आप ये इस सेक्शन को लिखते हो, रिसर्च मेथडोलॉजी को इंक्लूड करते हो अपनी रिसर्च के अंदर। तो रिसर्च मेथडोलॉजी क्या है? सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है, एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है। सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क का मतलब एक प्रॉपर, एक सिस्टमैटिकली चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और इसमें हम डिफरेंट प्रोसेसेस को देखते हैं कि किस तरीके से, किस अंदाज से आप अपनी रिसर्च को एनालाइज करोगे, इस कौन सा टूल इस्तेमाल करोगे डाटा को कलेक्ट करने के लिए, कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे उस डाटा को एनालाइज करने के लिए, और फिर किस तरीके से, किस अंदाज से आप उस डाटा को इंटरप्रेट करोगे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, एक मीनिंगफुल मैनर में, जो एक रिसर्च का एक तरीक़ेकार होता है। इट प्रोवाइड्स द हाउ ऑफ योर रिसर्च। जब आपसे पूछा जाता है बुनियादी तौर पर कि, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि व्हाट, व्हाई एंड हाउ, व्हाट यू हैव डन या व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर रिसर्च, व्हाई मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ज़रूरत पेश आई आपको, आपका जो वेरिएबल है, जो टॉपिक है, उस पर रिसर्च करने की। तो तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है हाउ, दैट हाउ यू विल बी कैरिंग आउट दिस रिसर्च और हाउ यू हैव डन दिस रिसर्च। ठीक है। तो मेथडोलॉजी का चैप्टर पढ़ के हमें पता चल जाता है कि स्कॉलर ने रिसर्च को कैसे कंडक्ट किया है। अगर आप प्रपोजल में मेथडोलॉजी लिखते हो तो आप प्रपोज्ड कर रहे होते हो कि इस तरीके से मैं अपने रिसर्च में काम करूंगा या करूंगी। सो दिस विल बी माय अप्रोच। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं कहूं कि यू हैव टू कुक समथिंग, यू हैव टू कुक राइस फॉर इंस्टेंस, तो आपकी मेथडोलॉजी क्या है, आपका मेथड क्या है, क्या आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, आप उन सारों को निकाल के रख लोगे। फिर आपको कितना राइस चाहिए, ठीक है, आपने अगर चिकन पुलाव बनाना है तो आपको कितना चिकन चाहिए, कितने मसाले जात आपने डालने हैं उसमें। फिर उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर भी है ना, स्टेप्स भी हैं। उन स्टेप्स को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि थर्ड स्टेप पहले कर लो और पहले स्टेप को एंड में ले जाओ, तो फिर आपको पता है खाना किस तरीके से बनता है। तो दिस इज हाउ, एक सिस्टमेटिकली, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है इस चैप्टर में। जिस स्टेप्स में मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उसी स्टेप को आपने फॉलो करना है। पर्पस क्या होता है रिसर्च मेथडोलॉजी का मजीद, के इट इंश्योर रिसर्च इज साइंटिफिक, क्योंकि ये एक साइंटिफिक मेथड है प्रॉपर। ये बताती है कि रिसर्च मेथडोलॉजी का सेक्शन बताता है कि आपकी रिसर्च एक साइंटिफिक है, और इट ऑल्सो अलाइंड विद एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबल भी है, और इट अलाइंड विद एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। जो भी आपके इदारे के या जिस जर्नल में आप आर्टिकल पब्लिश करना चाह रहे हो या जिस यूनिवर्सिटी में आप ज़ेर तालीम हो, तो वहाँ पर जो एक स्टैंडर्ड बताया गया है जिसको हम सब ने फॉलो करना है, तो मेथडोलॉजी आपकी रिसर्च में बहुत ही अहम होती है। ठीक है। अब लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ के, कि इफ़ यू आर स्टडिंग हाउ सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स एक्वायर सिंटैक्स। Syntax is a branch of linguistics which deals with the study of sentence and sentence structures, sentence patterns.
तो अगर आप पढ़ रहे हो कि हाउ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स एक्वायर सिंटेक्स, योर मेथडोलॉजी डिटरमिन्स हाउ यू डिजाइन द स्टडी, गैदर डाटा एंड एनालाइज इट। ठीक है, कि आप कैसे अपनी स्टडी को डिजाइन करते हो, कैसे डाटा कलेक्ट करते हो और कैसे उसे एनालाइज करते हो। आगे चलते हैं हम। कुछ रिसर्च मेथडोलॉजी की कुछ चीज़ें हैं जो निहायत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये कोर कंपोनेंट्स हैं, जो सब हेडिंग्स आप कह लो, लेवल 2 हेडिंग्स अकॉर्डिंग टू एपीएस 7th एडिशन हम दे रहे होते हैं। रिसर्च डिज़ाइन सबसे पहले है आपकी स्टडी का ब्लूप्रिंट ऑफ योर स्टडी। हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिस पे मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करने जा रहा हूँ। रिसर्च डिज़ाइन है विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द ब्लूप्रिंट फॉर योर स्टडी। देन यू विल हैव योर रिसर्च टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, कि मैकेनिज्म क्या है आपका डाटा कलेक्शन करने का। फिर पॉपुलेशन एंड सैंपल, क्या आप किन पे आप स्टडी कर रहे हो। जो आप स्टूडेंट्स पे काम करोगे तो स्टूडेंट आपके सैंपल पॉपुलेशन है, टीचर्स पे काम करोगे तो टीचर्स आपके सैंपल पॉपुलेशन है, पेरेंट्स पे काम करो तो जो भी जिन पे आप रिसर्च कर रहे होते हो वो आपके सैंपल और पॉपुलेशन होते हैं। थ्योरेटिकल या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये भी आपकी एक फाउंडेशन होती है कि जो आपकी अप्रोच है उसकी फाउंडेशंस क्या हैं। और फिर प्रोसीजर में आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को हम लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्टडीज़, बल्कि हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव स्टडी में ये सैम्पल, पॉपुलेशन, टूल, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत होती है। क्वालिटेटिव स्टडी में इसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। ये हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले है रिसर्च डिज़ाइन। आपकी रिसर्च डिज़ाइन, आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या है आपकी रिसर्च का। रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं कि इट इज़ द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर रिसर्च। इट डिक्टेट्स हाउ यू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा टू एड्रेस योर रिसर्च क्वेश्चन इफेक्टिवली। हाउ यू कलेक्ट डाटा एंड एनालाइज दैट डाटा। ये अक्सर एग्जामिनर भी वाईवे में, डिफेंस में क्वेश्चंस पूछते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर रिसर्च क्या है आपकी रिसर्च का, ये आपको रिसर्च डिज़ाइन बताता है। अब रिसर्च डिज़ाइन डिफरेंट किस्म के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस। सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन होता है, फिर एक्सपेरिमेंटल है, फिर को रिलेशनल है, फिर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। ये फर्दर हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एग्जांपल, डिस्क्रिप्टिव की एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आपके पास एक टॉपिक आता है कि लिंग्विस्टिक्स फीचर्स इन स्पोकन इंग्लिश इन अर्बन वर्सेस रूरल एरियाज। अब ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव होगा बिकॉज यूर एम इज़ टू डिस्क्राइब द फिनोमिना। वो फिनोमिना क्या है, लिंग्विस्टिक फीचर्स इन स्पोकन इंग्लिश, के कैसे शहरों में और जो देहाती ज़िंदगी है, देहात में ज़ुबान बोली जाती है, अंग्रेज़ी ज़ुबान बोली जा रही है, उनके लिए क्या एरर्स हैं उसमें। तो एक चीज़ को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तो इसलिए हम इसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। बिकॉज योर रिसर्च विल बी, in this case of study, your research will be descriptive in nature. Then we have experimental research design, which involves manipulation of variables. For example, using teaching strategies for second language learners. अगर आप इसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है उसमें आप दो तरह के ग्रुप बना लेते हो। एक ग्रुप को आप कहते हो कंट्रोल ग्रुप, एक को आप कहते हो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, आप दो तरह के ग्रुप्स बना लेते हो, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो कंट्रोल ग्रुप्स, लेट सपोज आप स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटीज़ देते हो और आप कहते हो कि भाई ये जो 10 बच्चे हैं इन पे, इनको मैं ये एक्टिविटी दूंगा और इन 10 स्टूडेंट्स को मैं एक्टिविटी नहीं दूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स को मैं एक्टिविटी नहीं दूंगा वो होगा कंट्रोल ग्रुप, और जिन स्टूडेंट से मैं एक्टिविटी करवाऊंगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में हम दो ग्रुप्स जो है वो बना लेते हैं जब हमने किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना होता है, टेस्ट करना होता है, एसेस करना होता है। अक्सर जो लिंग्विस्टिक्स के टीचर्स जो रिसर्च कर रहे होते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी लेवल पे, वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो कर सकते हैं, जहाँ पे वो अपने वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं। कोरिलेशनल स्टडी में आप दो वेरिएबल्स का आपस में एक दूसरे का रिलेशन फाइंड कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक राइटिंग स्किल्स, या इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो कोरिलेशनल स्टडी ऐसी होती है जिसमें आप दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन फाइंड कर रहे होते हो।
वो रिलेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है। जैसे एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए इन केस ऑफ इन्वर्स रिलेशंस। तो ये को रिलेशनल स्टडी में दोनों का आपस में एक का दूसरे पे इम्पैक्ट क्या होता है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। अब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में यही है कि ये तो ऊपर जो है ये तो रिसर्च डिज़ाइन की टाइप्स हमने जनरली बात की कि आप कह लो अम्ब्रेला टर्म्स क्या हैं, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है या कोरिलेशनल है। फर्दर अगर हम देखें तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी क्या होती है। क्वालिटेटिव स्टडी फोकस करती है थीम्स एंड पैटर्न्स के ऊपर। ये ज़रूरी नहीं है ये क्योंकि मैंने लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स के हवाले से ये वीडियो बनाई है। अगर आप इसको जनरली देख रहे हो तो ज़रूरी नहीं है ये जो लैंग्वेज यूज़ मैंने यहाँ पर लिखा है ये ज़रूरी नहीं है। मेन जो चीज़ है वो ये है कि इट फोकसेस ऑन थीम्स एंड पैटर्न्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वांटिटेटिव स्टडी जो होती है वो डाटा को स्टैटिस्टिकली न्यूमेरिकल नंबर्स की शक्ल में आप डाटा कलेक्ट करते हो और नंबर्स की शक्ल में ही आप डाटा को बाद में सम अप करके जब आपके पास रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आप उसको डिस्कस करते हो, इंटरप्रेट करते हो उन्हीं नंबर्स को। तो असल में जब हमारे पास सैंपल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, हमारा सैंपल बहुत बड़ा हो, तो अक्सर हम क्वांटिटेटिव डाटा लेते हैं, हम क्वेश्चनियर्स यूज़ करते हैं, सर्वे मेथड इस्तेमाल करते हैं। सर्वे मेथड में ये होता है कि आप क्वेश्चनियर फिल करवाते हो और वो कम टाइम में ज़्यादा बड़ा आपका सैंपल पॉपुलेशन आ जाती है और उसके बाद आप उसको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास जैसे SPSS है और इस तरीके से डिफरेंट जो नोवेरा है, एनोवा है, सॉरी, इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आप लोग यूज़ करके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके दे सक वो आपको सॉफ्टवेयर में आप वो वैल्यूज़ पुट करते हो और प्रॉपर वो आपको सारे रिजल्ट्स निकाल के दे देता है, फिर आपने उसी को इंटरप्रेट और डिस्कस करना होता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो थीम्स और पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए होती है कि थीम्स ये ज़्यादातर लिटरेचर में इस्तेमाल होती है। अगर इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली फॉर इंग्लिश, तो मतलब इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं तो थीम्स या पैटर्न्स को स्टडी करने के लिए जो है वो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्टोरी का मार्क्सिस्ट एनालिसिस कर रहे हो या आप साइको एनालिटिक थ्योरी का इस्तेमाल करो, आप फेमिनिस्ट थ्योरी का इस्तेमाल करो या डिस्कोर्स एनालिसिस कर रहे हो आप, तो ये सारी रिसर्च जो होती है ये क्वालिटेटिव स्टडी होती है। मतलब इसमें आपका जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्वालिटेटिव होगा, वेयर यू हैव अ पर्टिकुलर मॉडल और अ थ्योरी which you will be applying on a particular text and then you focus on a particular theme। ठीक है, जैसे आई हैव डन अ रिसर्च ऑन थीम ऑफ अटैचमेंट, तो मैंने उस थीम ऑफ अटैचमेंट को नॉवल में देखा यूजिंग द थ्योरी ऑफ अटैचमेंट गिवन बाय जॉन बॉल्बी अ साइकाट्रिस्ट। तो अटैचमेंट थ्योरी जो है वो क्या है, वो मेरा एक मॉडल है, एक फ्रेमवर्क है मेरा, वो हम आगे जाके फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे। इसी स्लाइड में मैं इसी लेक्चर में मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ क्वालिटेटिव स्टडी के हवाले से। बहरहाल जितने भी लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं और जो क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं उनके लिए अब आने वाली जो चीज़ें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब जो क्वांटिटेटिव स्टडी होती है उसमें डाटा को कलेक्ट किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ डाटा जो है उसको कलेक्ट किया जाता है और उसके लिए हम डिफरेंट मतलब हमारे पास जो है मेथड्स हैं। अगर हमारे पास सैंपल पॉपुलेशन ज़्यादा हो, कम टाइम हो और हमने डाटा कलेक्ट करना हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीक़ेकार इस्तेमाल होता है वो होता है सर्वे। तो द रिसर्च टूल या इसको इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, ये क्या होता है कि इज़ व्हाट यू यूज़ टू गैदर डाटा। ठीक है, जैसे आपने कील को ठोकने के लिए आप क्या वो इस्तेमाल करते हो, हथौड़ी, तो हथौड़ी आपका क्या है, वो टूल है, हैमर जो है वो टूल है। उस तरीके से आपने डाटा गैदर कैसे करना है, तो क्या चीज़ आपको चाहिए होगी उसके लिए उसको हम रिसर्च टूल बोलते हैं या इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो सर्वे जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है दुनिया में, हर शोबे में इस्तेमाल होता है। सोशल साइंसेज में सर्वे मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरव्यूज़ भी किए जाते हैं क्वालिटेटिव इनसाइट्स के लिए। क्वालिटेटिव अप्रोच में आप जो है इंटरव्यूज़ करते हो, केस स्टडीज़ भी होती हैं, ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, जैसे क्लासरूम डिस्कोर्स
इसमें रियल लाइफ जिस तरीके से आपने आपकी मतलब ये भी आपका एक टूल हो सकता है जिसको आप ऑब्जर्वेशन कहते हो, कि क्लासरूम में आप जाके टीचर को एसेस करना चाहते हो कि भाई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, स्टूडेंट्स कैसे क्या सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, टीचर कैसे एक्टिविटी कर रहा है। तो एज अ स्कॉलर, एज अ रिसर्चर, अगर आप क्लास में बैठे हो तो आप इस ऑब्जर्वेशन मेथड को भी इस्तेमाल, मतलब टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरव्यूज हम टीचर्स के लेते हैं, स्टूडेंट्स के लेते हैं, इन डेप्थ क्वालिटेटिव इनसाइट्स के लिए हम इंटरव्यूज का इस्तेमाल करते हैं। फिर कॉर्पस एनालिसिस भी इस्तेमाल होता है, इस पे मैं डिटेल में अलग से भी बात करूंगा, या मेरे ही चैनल पे मैं किसी को इनवाइट करूंगा ज़रूर जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हों, कि ये भी एक टूल इस्तेमाल होता है। अब कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक बहुत पॉपुलर इस वक्त जो है एक एरिया ऑफ रिसर्च है, हमारे मुल्क में भी और पूरी दुनिया भर में भी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे कि द टूल मस्ट अलाइन विद द रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड बी वैलिडेटेड टू इंश्योर रिलायबिलिटी। अच्छा, टूल आप जो भी यूज करोगे बेटे, अगर आप क्वेश्चन इस्तेमाल करते हो तो अक्सर साइकोलॉजी में, सोशल साइंसेज में, सोशियोलॉजी में, या इवन दो लिंग्विस्टिक्स में या इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, आप ये देखो कि जो भी आप टूल इस्तेमाल करते हो, क्वेश्चनेयर इस्तेमाल करते हो, सर्वे मेथड, मतलब आपका होता है मेथड सर्वे, ठीक है, आप सर्वे कर रहे होते हो, क्वेश्चनेयर इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो उसको हम स्केल भी कहते हैं। तो आप देखो कि अगर ऑलरेडी वो यूज हुआ है कहीं पर, तो उस बंदे ने या स्कॉलर ने उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी वैल्यू चेक की होगी। अगर आप खुद से स्केल बनाओगे, खुद क्वेश्चंस बनाओगे, तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना होता है कि उसकी वैलिडेशन क्या है, मतलब वो वैलिड है कि नहीं, और वो रिलायबल है या नहीं। आपके जो सुपरवाइज़र हैं, जो आपके जो एग्जामिनर हैं, वो पूछेंगे कि आपने अगर ये स्केल खुद बनाया है, खुद क्वेश्चनियर बनाया है, तो क्या ये वैलिड है या रिलायबल है, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो बेहतर यही होता है कि अगर आप किसी का स्केल इस्तेमाल करो, स्केल्स बने होते हैं काफ़ी, जब आप अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर रहे होते हो तो अक्सर स्केल्स आपको मिल जाते हैं। नहीं तो खुद भी स्केल आप बनाते हो, लेकिन क्योंकि ये हमारे एक बिगिनर कोर्स है, तो बिगिनिंग लेवल पे हम स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आप अभी स्केल्स बनाने के कामों में मत जाओ, वो एमफिल पीएचडी के लेवल पे जाके आप फिर स्केल भी बनाते हो और बना सकते हो। ऐसा कोई नामुमकिन काम नहीं है, वो भी इंसानों ने ही बनाए होते हैं। अच्छा, अब आपका वही मेथड आ गया है। एक रिसर्च डिज़ाइन था, रिसर्च डिज़ाइन में डिस्क्रिप्टिव वो सब कुछ। अब मेथड में आपने मजीद स्पेसिफाई करना होता है अपने आप को कि आप क्वालिटेटिव मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, क्वांटिटेटिव मेथड इस्तेमाल कर रहे हो। जो क्वालिटेटिव मेथड है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो थीमेटिक एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की तरफ जाता है। उसमें आपने थीमेटिक एनालिसिस करना है, मतलब आपने एक चीज़ को एनालाइज करना है। टेक्स्ट आया, उसका क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करना है। स्पीच है, उसका क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करना है। आपने एक टेक्स्ट है, ये स्टोरी है, नॉवल है, उसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करना है। तो ये सारे क्या होते हैं असल में, ये क्वालिटेटिव मेथड्स होते हैं जहाँ पे आप अपना एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे होते हो। दूसरी जानिब आपके पास आ रहा होता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में फोकस जो होता है वो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस पे होता है और स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे होता है। मतलब कि जैसे एनालाइजिंग सर्वे रिस्पॉन्सेज ऑन लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, कि कौन भाई किस लैंग्वेज को प्रेफर करता है। कोई कहता है भाई मैं उर्दू को प्रेफर करता हूँ, कोई कहता है सर इंग्लिश में पढ़ाएं, कोई कहता है सर उर्दू में पढ़ाएं, कोई कहता है सर बाइलिंगुअल पढ़ाएं। तो अब मैं एक सर्वे करता हूँ और मुझे पता चलता है कि भाई 200 स्टूडेंट्स का मैंने सर्वे किया, उसमें से 50 ने ये कहा, 70 ने ये कहा, बकाया ने ये कहा। तो ये क्या हो रहा है, ये क्वांटिटेटिव मेथड है। फिर उसके बुनियाद पर मेरे पास एक डाटा आ गया कि भाई इतने परसेंट ये कह रहे हैं, इतने परसेंट ये कह रहे हैं, इतने परसेंट ये कह रहे हैं। तो ये क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड अलग अलग भी इस्तेमाल हो सकते हैं एक रिसर्च के अंदर। सम टाइम ऐसा होता है कि हम अपनी रिसर्च में कंबाइन कर लेते हैं। जैसे देखो, इन्वेस्टिगेटिंग बाइलिंगुअलिज्म यूजिंग बोथ, मतलब मैं बाइलिंगुअलिज्म को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा हूँ अपनी रिसर्च में यूजिंग बोथ स्टैटिस्टिकल डाटा। मैं क्वेश्चनेयर भी बनवाऊंगा और कुछ टीचर्स के, कुछ स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज भी कर लूंगा। तो इसका मतलब होता है कि आई एम कंबाइनिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच। तो इसको हम कहते हैं मिक्स मेथड। तो तीनों मेथड अब आपके सामने आ गए, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड या मिक्स मेथड। ओके, सो आगे चलते हैं। अब आ गई आपकी रिसर्च के अंदर आपकी पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन जो है, इट रिप्रेजेंट्स द इंटायर ग्रुप यू आर स्टडिंग। फॉर एग्जांपल, यू आर डीलिंग विद 3 to 4 स्कूल्स। अब 3 to 4 स्कूल्स में, एक स्कूल में हो सकता है 300 बच्चा हो, 400 बच्चा हो, 500 बच्चा हो, और 4 स्कूल में आपके पास 2000 स्टूडेंट आ जाएगा। लेकिन ये जर्नल एक मतलब कलेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ, मतलब पूरा
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अच्छा, उसमें फिर आपके सैंपल कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग अ रिसर्च ऑन सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स, तो सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स भी आप देखो कि हो सकता है 2 सेक्शन 9th के क्लास के हों एक स्कूल में, 2 सेक्शन 10th क्लास के हों, तो आप एवरेज ले लो कि लेट सपोज कि एक स्कूल में 60 बच्चा है टोटल 9th और 10th में। ठीक है, 4 स्कूल आपने लिए, ये 10 स्कूल आपने लिए, चलो 4 स्कूल हम छोटे से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल समझाने के लिए। तो 4 स्कूल में आपके पास आ गया बेटे तकरीबन कोई 120 और 120 240 स्टूडेंट, ये आपकी पॉपुलेशन होगी 9th 10th के स्टूडेंट 4 स्कूल में से। ठीक है, सैंपल कितना आप लोगे। अब ये इंटायर ग्रुप यू आर स्टडिंग, ये है पॉपुलेशन। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ऐसे देता हूं कि देखो अगर आपके पास चावल की देग है 10 किलो की या 20 किलो की, और आपने उसको चखना है, तो आप उसको कैसे करते हो, आपको स्पेसिफिकली आप एक चमचा कहीं से भी ले लोगे, उसको अच्छी तरीके से हल करके आप एक चमचा खा लोगे और आप बता दोगे भाई इसमें नमक कैसा है, इसका जायका कैसा है, आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे। तो ये जो चमचा आपने निकाला है वो है सैंपल, और पूरी देग जो चावलों की है वो है पॉपुलेशन। तो हम सारे स्टूडेंट्स को नहीं ले सकते ऑन बोर्ड, हम सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चनर फिल नहीं करवा सकते, हमारी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप क्लास में जाके, हर क्लास में जाके टीचर्स से तो बात नहीं कर सकते, सम टाइम टीचर्स आपको अलाउ नहीं करेंगे कि भाई आप बच्चों ब्रेक में आना हो, और ब्रेक 10-15 मिनट की होती है, 15 मिनट में आप सैकड़ों बच्चों को कैसे कर सकते हो क्वेश्चनर फिल। तो इसलिए आप सैंपल और पॉपुलेशन में आपने फ़र्क बिल्कुल वाजे करना है अपनी रिसर्च के अंदर। जैसे ऑल इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स इन पाकिस्तान, ये आपकी पॉपुलेशन है, ऑल इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल बायलिंगुअल स्पीकर्स इन अ स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के जितने बायलिंगुअल इंग्लिश मतलब स्पीकर्स हैं, फिर हाई स्कूल टीचर्स टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज आपको सैकड़ों हजारों में मिलेंगे। तो ये सब क्या है, पॉपुलेशन है। चैलेंज क्या है जी, असेसिंग द इंटायर पॉपुलेशन इज ऑफन इम्प्रैक्टिकल, सो रिसर्चर्स वर्क विद अ सैंपल। ये बात जो मैंने आपको बताया कि ये ऑफन इम्प्रैक्टिकल है, इसीलिए रिसर्चर जो है वो सैंपल पे काम करता है। अब सैंपल क्या है, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन चूजन फॉर द स्टडी। जो आपकी पॉपुलेशन होगी उसी का सबसेट होगा, उसी का हिस्सा होगा, छोटा सा मुख्तसर सा। अब सैंपल मुख्तलिफ तरीके से आप ले सकते हो। सैम्पलिंग टेक्निक पे अक्सर सवाल आ जाता है, वाइवे में भी एग्जामिनर पूछ लेते हैं आपसे, या सुपरवाइजर भी पूछ लेता है कभी आपसे, या वैसे भी आपको आना चाहिए बेटे, रिसर्च के स्टूडेंट हो आप लोग। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, एक होती है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग से मुराद कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, मतलब आप बस रैंडमली बच्चे कलेक्ट कर लेते हो, उसमें ज़्यादा मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, कोई अच्छा होगा, कोई थोड़ा कम कमज़ोर होगा पढ़ाई में, हर तरह का आपको मिल जाएगा, ये है रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है वेयर यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड सैम्पलिंग फ्रॉम ईच। फॉर एग्जांपल आप 2 ग्रुप बना लो, आपको बॉयज़ का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है, 9th का अलग ग्रुप है, 10th का अलग ग्रुप है। फिर बॉयज़ भी जो है, अगर आप बाइलिंगुअलिज्म पे रिसर्च कर रहे हो तो आपको कि भाई अच्छा ये जो फलानी एथनिसिटी की पंजाबी अलग कर दो, बलोच अलग कर दो, और पठान अलग कर दो, सिंधी अलग कर दो। इस तरीके से अगर आप ये करते हो तो ये है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है, और पर्पजिव सैम्पलिंग ये होती है कि आपका पर्पस क्या है, आपका एक क्राइटेरिया है आपके जहन में कि मैंने स्पेसिफिकली इन्हीं बच्चों पे काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक रिसर्च की थी अपने मास्टर्स में कि मैंने मल्टीपल इंटेलिजेंस चेक की थी डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स की, तो अब उसमें मैंने स्पेसिफिकली चेक करना चाह रहा था कि डिफरेंट जो हमारे डेमोग्राफीज हैं, हमारे बलोच, पठान, और हर स्टूडेंट की मैंने अलग अलग की थी। तो मेरा एक क्राइटेरिया था मेरे जहन में कि भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने इनसे इनको देना, ये वाला क्वेश्चन इनको देना। तो इसको हम कहते हैं पर्पजिव सैम्पलिंग, जहाँ पे आपका एक पर्पज होता है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। जैसे यू आर फोकसिंग ऑन एडवांस्ड इंग्लिश लर्नर्स ओनली, तो बाकी जो एडवांस नहीं होंगे, इंटरमीडिएट सेकेंडरी लेवल को आप इग्नोर कर दोगे। तो इसको हम कहते हैं पर्पजिव सैम्पलिंग। तो जितने आर्टिकल्स आप लोगों के पढ़ते हो, आप जब उनकी मेथडोलॉजी को देखते हो तो आप उतना सीखते हो कि अच्छा भाई इस बंदे ने या खातून ने कैसे रिसर्च की है, इसने कैसे सैंपल कलेक्ट किया, इसने सैम्पलिंग कैसे की है। तो की आइडिया क्या है आपके लिए, एक फूड फॉर थॉट की है, द सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन टू इंश्योर जनरलाइजेबिलिटी। तो ये ज़रूर होना चाहिए कि ये ना हो कि पॉपुलेशन आपका सैंपल इतना कम हो कि वो रिप्रेजेंट ही ना करे, आप जनरलाइज ही ना कर सको।
इतना कम अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सैंपल बहुत कम लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टोटल 500 स्टूडेंट है तो 500 पे 20 स्टूडेंट तो लो आप, 15 स्टूडेंट तो मतलब सॉरी 100 पे 15 तो लो या 10 तो लो। ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। तो आपका सैंपल बहुत छोटा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए को जो इम्प्रैक्टिकल हो जाए। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है। बेटे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मैं इसलिए वर्ड ज़्यादा नहीं यूज़ करता कि आपके मतलब बिल्कुल बिगिनर्स के लेवल पे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं इस्तेमाल होगा। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे हम ज़्यादा बात कर लेते हैं। ग्राउंडेड इन एग्जिस्टिंग थ्योरीज रेलिवेंट टू योर स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, अगर आप स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर रहे हो तो लीच एंड शॉर्ट का बड़ा पॉपुलर मॉडल इस्तेमाल करते हैं हम। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस करना है तो फेयर क्लफ का 3 डायमेंशनल मॉडल हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये असल में क्वालिटेटिव स्टडी वालों के लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क निहायत ज़रूरी होता है। उनके लिए सैम्पल, पॉपुलेशन, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च टूल, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं, बल्कि रिसर्च मेथडोलॉजी के चैप्टर में उनका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे, कि आपकी थ्योरी कौन सी है जो आप अप्लाई करोगे और फिर अप्लाई कैसे करोगे। मतलब व्हाट इज योर थ्योरी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च ऑन स्टाइलिस्टिक्स ऑफ सम स्टोरी और नॉवल या पोएम्स, तो आप बताओगे स्टाइलिस्टिक्स क्या है। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में आप लीच एंड शॉर्ट के मॉडल को डिस्क्राइब करोगे। वो जो 4 5 6 7 8 लेवल्स हैं, लेवल ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, मॉर्फोलॉजिकल लेवल, लेक्सिकल लेवल, फोनोलॉजिकल लेवल, ग्रामेटिकल लेवल, सिंटैक्टिकल लेवल, सिमेंटिक लेवल, प्रैग्मेटिक लेवल, उन लेवल्स को आपने बताना है कि अभी इन लेवल्स पे मैं काम करूंगा या करूंगी अपनी रिसर्च में, या मैंने किया है। और फिर आपने आगे मेथड में बताना है, आगे प्रोसीजर बताना है कि भाई कैसे किया है, कैसे एप्लीकेशन, या आप हेडिंग ये भी दे सकते हो, सब हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लीच एंड शॉर्ट मॉडल। इस तरीके से क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस अगर आपकी थ्योरी है तो आप उसमें 3 डायमेंशनल मॉडल इस्तेमाल करोगे, नॉर्मन फेयर क्लफ का जो बड़ा पॉपुलर इस्तेमाल होता है। तो आपने मेथडोलॉजी में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में उस पर बात करनी है, 3 डायमेंशनल मॉडल है क्या, उसमें वो जो 3 कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, वो क्या चीज़ें हैं, और फिर आप कैसे अप्लाई करोगे या कैसे आपने अप्लाई किया है अपने टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क निहायत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है चॉम्स्की की, चॉम्स्की का जो यूनिवर्सल ग्रामर है टू एक्सप्लोर लैंग्वेज एक्विजिशन, तो ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी बनी हुई है और वो थ्योरी आप ही की फील्ड में इस्तेमाल हो रही है। अब मैंने क्या किया था कि मैंने अटैचमेंट थ्योरी इस्तेमाल की थी, अटैचमेंट थ्योरी की लिटरेचर में एप्लीकेशन नहीं थी, तो मैं एक थ्योरी को अपने टेक्स्ट से साथ लेके आ रहा हूँ, अब मतलब एक दूसरे डिसिप्लिन से, साइकोलॉजी से, लिंग्विस्टिक्स में या लिटरेचर में लेके आ रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसकी कुछ चीज़ों को मैं, जो चीज़ें सूट करती हैं, तो कहते हैं कि उसको मैंने उस अंदाज से इस्तेमाल करना है कि कैसे वो मेरी स्टडी के कंपैटिबल हो जाए। इसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ज़्यादातर हम एमफिल पीएचडी के लेवल पे करते हैं। जैसे अब लिंग्विस्टिक्स में, लिटरेचर में एक थ्योरी इस्तेमाल नहीं हो रही, तो आप उस थ्योरी को मॉडिफाई करते हो अपनी नीड्स के हिसाब से, और आप एक फ्रेमवर्क दे देते हो, एक मॉडल दे देते हो कि भाई ये थ्योरी मैं इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ और ये उसका तरीक़ेकार है। तो ये क्या होता है असल में, विजुअल और रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट्स रिलेट इन योर स्टडी, मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेट इन योर स्टडी। ठीक है, अ फ्रेमवर्क शोइंग हाउ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन्फ्लुएंसेस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब जाहिर सी बात है कोई इस तरह की प्रॉपर थ्योरी नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मैंने उसको फिर मेंशन करना है कि हाउ इट इज रिलेटेड टू इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। So these frameworks guide the study, ensuring it is rooted in existing knowledge while defining its unique contribution. ठीक है, तो क्वालिटेटिव स्टडी वालों के लिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो क्वांटिटेटिव स्टडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सैम्पल, पॉपुलेशन, रिसर्च टूल, इंस्ट्रूमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटेटिव स्टडी वाले सिंपल लिखेंगे, हम डिस्क्रिप्टिव मेथड, हमारा रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है और मेथड हमारा जो है वो क्वालिटेटिव है, और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फिर बता देंगे, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करें और फिर उसकी एप्लीकेशन कैसे होती है, और उसके बाद अपना डिस्कशन का चैप्टर लिखना शुरू कर दें। अगर प्रपोजल के स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर टेंस यूज़ करेंगे, दूसरे होंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं या सिंपल प्रेजेंट टेंस। आगे चलते हैं।
अब हमारे पास है प्रोसीजर के, ये अब आपके पास मेथोडोलॉजी आ गई सारी। अब आपने पूरे पेपर को लिखना कैसे होता है, मतलब जब आपके पास टॉपिक आ गया, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, अब आपने रिसर्च करनी है। तो अब आपने काम क्या करना है, रिसर्च कैसे खत्म कैसे करनी है, रिसर्च कंप्लीट कैसे करनी है। सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग कर चुके, आप इसको टिक लगा लो कि भाई ये काम हो गया, ठीक है, ये हो गया जी। अब रिसर्च डिज़ाइन आपको पता चल गया कि भाई अच्छा मेरा रिसर्च डिज़ाइन जो है वो क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशनल है। तो जितने भी क्वालिटेटिव स्टडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स की डिस्कोर्स एनालिसिस की एग्जांपल दी, वो सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है। तो ये भी हो गया जी। उसके बाद टूल एंड इंस्ट्रूमेंट, अगर तो आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी है तो आप सर्वे मेथड इस्तेमाल करोगे, इंटरव्यू इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है जी, सिलेक्ट टूल एंड के क्वेश्चन इस्तेमाल कर लिया। अगर आप क्वालिटेटिव हो तो फिर आपका यहाँ पे फ्रेमवर्क आ जाएगा। चूज द सैंपल, मतलब वो आपका ये आ जाएगा ना, चूज द सैंपल के भी, किस सैंपल क्या है आपका, पॉपुलेशन आपको पता होती है, फिर सैंपल आपने कितना सैंपल लेना है, कहाँ से लेना है, उसको आपने लिखना है। उसके बाद आपने डाटा कलेक्ट करना है, जैसे इंटरव्यूज किए, सर्वे किया, सर्वे का मतलब क्वेश्चन या रिकॉर्डिंग्स हैं तो उसको सुनना है, उसको इंटरप्रेट करना होता है, ट्रांसक्राइब करना होता है, फिर आपने उसको करना है एनालाइज। अच्छा, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये तीन वाला, ये हिस्सा आपकी रिसर्च का चला जाता है नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसको हम, अगर तो क्वांटिटेटिव स्टडी है तो हम उसको कहते हैं टेस्ट एंड रिजल्ट्स, ठीक है, उसको हम टेस्ट एंड रिजल्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। या हम फाइंडिंग्स भी कहते हैं कि आपका चैप्टर की फाइंडिंग, मतलब ये पूरा एक चैप्टर होता है। आई एम सॉरी, ये मैं माउस से टाइप कर रहा हूँ तो ये आपको हैंड राइटिंग ऐसे नज़र आएगी, ठीक है। फाइंडिंग्स, तो ये होती है क्वांटिटेटिव स्टडी में। टेस्ट हुआ, उसके बाद रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स, ये क्या है। और उस फाइंडिंग्स में बच्चे क्या करते हैं, वो एसपीएसएस की सॉफ्टवेयर की सारी शीटें अटैच कर देते हैं। भाई वहां पे आपने वो फाइंडिंग्स लगाने के बाद डिस्कस भी करना है उनको, वो डिस्कशन छोड़ देते हैं। डिस्कस, आपने डिस्कशन भी लिखनी है। मेरी जो अगली वीडियो होगी वो इंशाल्लाह इसी पे होगी, डिस्कशन। तो आपने डिस्कस भी करना है, ये आपने ध्यान में रखना है, आपने उसको डिस्कस भी करना है। तो ये वाले जो तीन पार्ट्स हैं, छठा सातवां और आठवां पार्ट, ये बेटे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है, सिनॉप्सिस एक्सेप्ट हो जाता है और वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो जो प्रपोजल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ तक है। उसके बाद वो प्रपोजल उनका जाता है, फिर वो आगे एनालिसिस वगैरह करते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो पहले ये जो चैप्टर है ये मतलब है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये है थर्ड पार्ट, ठीक है। पहले दो पार्ट, पहला इंट्रोडक्शन का, दूसरा लिटरेचर रिव्यू का हम पहले कर चुके हैं। तो ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स कर रहे हैं, यू हैव टू एनालाइज द डाटा, थीमेटिक एनालिसिस फॉर क्वालिटेटिव और स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर फॉर क्वांटिटेटिव, ये मैं बता चुका हूँ पहले आपको, ठीक है। इसमें मैं अलग से बात करूंगा। अब डिस्कशन पे, मैं, बच्चे कहते हैं सर वीडियोस बनाएं, बट डिस्कशन पे मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना सकता बिकॉज इट वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है, फॉर एवरी रिसर्च। तो मैं ये जरूर बताऊंगा आपको हाउ टू डिस्कस योर रिजल्ट्स इन क्वांटिटेटिव स्टडी, हाउ टू डिस्कस योर रिजल्ट्स क्वालिटी इन केस ऑफ क्वालिटेटिव स्टडी। तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि टॉपिक वेरी करता है तो ये चीज़ें क्योंकि सिमिलर होती हैं, एक पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, तो इस पर हम बात कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैं कह रहा हूँ डिस्कस, ये है कि आपने एनालाइज द डाटा तो आपने कर लिया, अब इंटरप्रेट भी तो करना है ना उसको, इंटरप्रेट फाइंडिंग इन लाइट ऑफ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो भी आपका है, तो आपने उसको इंटरप्रेट भी करना है। और फिर आपने फाइनल डिस्कशन वगैरह लिख के एंड करना होता है अपना थीसिस प्रोजेक्ट जो भी आपका है, और देन यू कंक्लूड इट, ठीक है। फिर आपका कंक्लूजन का सेक्शन आ जाता है। बहरहाल, टू कंक्लूड, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज द स्ट्रक्चर्ड, क्या होती है रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है टू आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चन सिस्टमेटिकली बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट हमने पढ़े, रिसर्च डिजाइन, टूल, पॉपुलेशन, सैंपल, फ्रेमवर्क्स। यू कैन कंडक्ट अ मीनिंगफुल एंड क्रेडिबल स्टडी इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि मेरा फोकस लिंग्विस्टिक्स के साथ था। Always ensure your methodology aligns with your objectives and addresses your research problem effectively.
आपका जो मेथड हो, आपका पूरा जो मेथोडोलॉजी का सेक्शन हो, वो अलाइन होना चाहिए बेटे आपके ऑब्जेक्टिव के साथ, आपके क्वेश्चंस के साथ और रिसर्च प्रॉब्लम के साथ। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी सजेशंस, एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस टू आस्क, प्लीज ड्रॉप योर टेक्स्ट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।